नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र सरकार कोविड टीके की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार और सक्रिय रूप से काम कर रही है। देश में अब तक करीब 18 करोड़ टीके लगाए गए। कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के बीच अंतराल 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया गया। देश में पिछले एक सप्ताह में संक्रमण दर में कमी आई है। रेलवे ने अब तक 7,000 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन देश भर में पहुंचाई। बिहार में लॉकडाउन 25 मई और महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल आर्थिक मदद की 8वीं किस्त जारी करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 10 अक्टूबर को होगी। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन की उपलब्धता सुरक्षित करने और बढ़ाने के लगातार और अत्यधिक सक्रियता से कार्य कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि कोवैक्सीन के लिए लाइसेंस देने में देरी और देश में कोवैक्सीन के निर्माण के लिए तकनीकी के हस्तांतरण की स्वीकृति में देरी के आरोप संबंधी मीडिया की खबरें निराधार और तथ्यहीन हैं। मंत्रालय ने कहा कि नई उदार मूल्यन और त्वरित राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण रणनीति का उद्देश्य वैक्सीन की मूल्य व्यवस्था को उदार बनाना तथा टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इससे वैक्सीन निर्माताओं को तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और नए वैक्सीन निर्माताओं को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे वैक्सीन के मूल्यन, खरीद और प्रशासन को ज्यादा लचीला बनाया जा सकेगा और वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के साथ देश में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड वैक्सीन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की नीति के तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को अत्यधिक सक्रियता से प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ तकनीकी के हस्तांतरण के समझौते कर सकें। भारत में पिछले 3 दिन में दैनिक कोविड मरीजों की संख्या और संक्रमण दर में स्थिरता आई है। देश में संक्रमण दर घटकर 21.02% रह गई है, जो पिछले सप्ताह 21.95% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 187 जिलों में पिछले 2 सप्ताह से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और मणिपुर ऐसे कुछ स्टेट जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस अभी भी नोट किया जा रहा है। देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः नासिक, ठाणे, अलवर, सूरत और वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर एक कंटिन्यू ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग केसेस नोट किया जा रहा है। संयुक्त सचिव ने कहा कि 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से अधिक कोविड मरीज हैं। करीब 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 8 स्टेट ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं और 50,000 से कम वाली 16 स्टेट्स हैं। आज बिहार में 1 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं। 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5% से 10% पॉजिटिव वाली 8 स्टेट्स हैं और 5% से कम पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स हैं। कंट्री लेवल पॉजिटिविटी ओवरऑल पिछले एक हफ्ते में 21.95% से घटकर 21.02%, थोड़ा सा एक कमी भी पा रहे हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश में करीब 18 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 33% लोग सुरक्षित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 35 करोड़ 60 लाख वैक्सीन खरीदी गई हैं। भारत में लगभग 18 करोड़ के करीब डोजेज लग चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 26 करोड़ के करीब है और चाइना का डेटा अपने तरीके से दिखाता है कि उससे हाई है। तो तीसरे नंबर पे
है देश, ये नैरेटिव भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अभी तक 35.6 करोड़ वैक्सीन डोजेज हैव बीन प्रोक्योर्ड। पीएम केयर फंड के अंतर्गत 6 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया गया। फेज 2 में 12 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया। थर्ड फेज में भारत सरकार ने 16 करोड़ डोज को प्रोक्योर किया। इस प्रकार अभी तक 35.6 करोड़ डोजेज को प्रोक्योर किया गया। इसके अलावा 16 करोड़ और डोजेज हैं जो कि स्टेट ने और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नई नीति के अंतर्गत प्रोक्योर की। कुल मिला के जुलाई तक अगर हम देखें तो 51.6 करोड़ डोजेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि भारत में इस वर्ष अगस्त से दिसंबर तक 2 अरब 16 करोड़ टीके बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आगे चलकर सबके लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। अभी तक 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है। अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच। कोवैक्सीन 55 करोड़ बने, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनी पीएसयू के साथ काम करके बनाएंगे, दोनों को 55 करोड़। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, इसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी। 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। जायडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंशियल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतर 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर एन.के. अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की थी। इस समय कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा जाता है। मंत्रालय ने कहा कि विशेष रूप से ब्रिटेन से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कोविड कार्य समूह कोविशील्ड के पहल और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने पर सहमत हुआ है। कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है। भारत बायोटेक को 2 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर कोविड टीके कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। ये परीक्षण 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किए जाएंगे। परीक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को दोनों टीके लगाए जाएंगे। दोनों टीकों के बीच 28 दिनों का अंतराल होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा 2DG विकसित की है। ये औषधि गंभीर कोविड मरीजों के उपचार में सहायता करती है। इससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। ये मरीजों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को भी कम करेगी। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में नाभिकीय औषधि और संबंध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि यह औषधि रोगियों का जीवन बचाती है। बैक्टीरिया चाहे जो इस तरह की स्ट्रेन जो बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है जिनको, तो जितनी ज्यादा डिवाइड होगी, जितने मल्टीप्लिकेशन होगा उतनी उनको एनर्जी की जरूरत होगी। यह एनर्जी की आपूर्ति कहाँ से होगी, इसके लिए एक हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, जैसे को ग्लूट रिसेप्टर कहते हैं। उस ग्लूट रिसेप्टर के माध्यम से ये दवाएं अंदर जाती है और मिलता रहता है उनको। ये ग्लूकोज उनको अपटेक होती रहती है, जिससे वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो उसी का एक एनालॉग जो है ग्लूकोज का 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, जो कि ग्लूकोज की तरफ से दिखता है पर ग्लूकोज है नहीं। तो उसमें इतने ज्यादा रिसेप्टर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, जो उस डीऑक्सी ग्लूकोज को उसको लेने में बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, जिससे कि वो आकर के उसके अंदर ट्रैप हो जाता है वायरस के अंदर। और जैसे वो ट्रैप होता है, वो उसकी वहीं पे सेल की प्रोलिफरेशन की प्रोसेस है, उसकी डिवाइड होने की जो प्रोसेस होती है, वो वहीं पे अरेस्ट हो जाती है। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि ये औषधि शुरू में ब्रेन ट्यूमर मरीजों के लिए बनाई गई थी, लेकिन हाल ही में इसे कोविड उपचार के अनुकूल बनाया गया है। इसका पहला उद्देश्य ये था कि उस समय जो ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई एडजुवेंट नहीं थी, क्योंकि वो बड़े सॉलिड ट्यूमर और बड़े ही रेजिस्टेंट होते थे। तो उस प्रक्रिया में उस दवा का प्रयोग किया और प्रयोग करने से उनको ये सफलता मिली। लेकिन जब ये कोरोना का दौर आया इस देश में, उस वक्त मेरे 2 वैज्ञानिकों ने सेल लाइन पे काम किया जो वायरस के थे, कोविड के सार्स के, और उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज अधिक संक्रमण वाले 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और दिल्ली में दैनिक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी, उपचार और समुचित व्यवहार आवश्यक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में वैक्सीन उत्पादन का 50% हिस्सा केंद्र सरकार खरीद रही है और राज्यों को निःशुल्क दे रही है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दूसरा टीका लगाने पर ध्यान दें। देश में कल 3,52,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 83.26% है। 1,97,00,000 से अधिक मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। वर्तमान में देश में 37,10,000 मरीज उपचाराधीन हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 15.65% है। कल 3,62,727 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। अब तक 2,37,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कल 4,120 लोगों की संक्रमण से मुक्ति हुई है। कोविड से मरने वालों की संख्या 2,58,000 हो गई है। कल 18,64,000 से अधिक कोविड जांच हुई। अब तक 30,94,00,000 से अधिक कोविड जांच हो चुकी हैं। रेलवे ने विभिन्न राज्यों में लगभग 7,115 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई है। ऑक्सीजन के 444 से अधिक टैंकर राज्यों में पहुंचाए गए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 115 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने यात्रा पूरी कर ली है। अब तक महाराष्ट्र को 407, उत्तर प्रदेश को 1,960, मध्य प्रदेश को 361, हरियाणा को 135, तेलंगाना को 188, राजस्थान को 72, कर्नाटक को 120 और दिल्ली को 2,748 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब तक 3,900 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। सरकार विभिन्न देशों से प्राप्त चिकित्सा उपकरण और दवाओं का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल 9,284 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 7,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर और 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जा चुके हैं। 5,933 वेंटिलेटर और 22 पीएपी मशीनें तथा 3,44,000 रेमडेसिविर की शीशियां भी भेजी गई हैं। इटली से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 2 वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों की एक और खेप आज भारत पहुंची। इससे ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी के अस्पताल में संचालित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की क्षमता बढ़ेगी। यह संयंत्र हाल ही में इटली ने ही भेजा था। इसके अलावा ब्रिटेन की ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी ने 1,200 ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेजे हैं।
सरकार ने कहा है कि मेड इन इंडिया वेंटिलेटरों ने प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार द्वारा जीजीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदकोट पंजाब में भेजे गए वेंटिलेटर तकनीकी कारणों से निर्माता द्वारा मरम्मत किए जाने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं। इस मामले में मीडिया ने पूरी जानकारी नहीं प्राप्त की। मीडिया द्वारा हाल में की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एजीवीए द्वारा जीजीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भेजे गए 80 में से 71 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 88 वेंटिलेटर और एजीवीए ने 5 वेंटिलेटरों की आपूर्ति की थी और इसे स्थापित किए थे। इन वेंटिलेटरों को अस्पताल द्वारा स्वीकार्य प्रमाण पत्र दिया गया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन अगले 15 और दिनों के लिए 1 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। एक रिपोर्ट। आज जारी निर्देशों में कहा गया है कि देश के किसी भी हिस्से से आने वाले लोगों को नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट देनी होगी। माल वाहन में केवल 2 व्यक्तियों यानी ड्राइवर और क्लीनर को परिवहन करने की अनुमति होगी। यदि कोई वाहन महाराष्ट्र के बाहर से आ रहा है तो आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट वाहन के राज्य में प्रवेश करने के 48 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित दवाओं और अन्य सामग्रियों के परिवहन से जुड़े हवाई अड्डे और बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को उपनगरीय लोकल ट्रेनों, मोनोरेल और मेट्रो सेवा द्वारा आवागमन की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यकता के अनुसार अपने क्षेत्रों में अधिक सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया है और इसकी घोषणा 48 घंटे पहले करनी होगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। अभी लॉकडाउन की अवधि 16 मई तक है। नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमित मामलों में कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण केंद्र और बैंक खुले रहेंगे तथा आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। मेघालय में आज रिकॉर्ड नए मरीजों की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने 24 मई तक पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में लॉकडाउन 17 मई को समाप्त होने वाला था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट हो रही है। सरकारी कोविड अस्पतालों में ढांचागत सुधार के प्रयासों के बारे में श्री येदियुरप्पा ने कहा कि ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या मार्च में 1970 थी, जो अब 24,000 हो गई है। एक रिपोर्ट। राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई में सुधार आया है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऑक्सीजन को 965 टन से 1015 टन को बढ़ाया गया है। इसके अलावा बहरीन और कुवैत से भी ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। जमशेदपुर से 120 टन ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि ऑक्सीजन उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा 62 ऑक्सीजन प्लांट, केंद्र सरकार द्वारा 28, NHAI द्वारा 24, निजी कंपनियों द्वारा 11 और 2 ऑक्सीजन प्लांट अन्य देशों की मदद से बनाया जा रहा है। राज्य द्वारा 5 करोड़ डोज वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर दिए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कोविड महामारी के मुश्किल हालात को आसान बनाने के लिए सोशल मीडिया सहायक मंच के रूप में काम कर रहा है। मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण देश भर के लोग सहायता के लिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सोशल मीडिया ने संकट की घड़ी में एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है। लोगों की मदद करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए पूरा समाज एकजुट होकर साथ खड़ा हो गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन ने कहा कि सोशल मीडिया लोगों को समाज से मदद पाने के लिए एक हेल्पलाइन बन गया। हेमकुंड फाउंडेशन है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए गए और सिलेंडर ऑक्सीजन के बेड लगाए गए। बीजेपी कांग्रेस के यूथ विंग ने बहुत अच्छा काम किया। उमर अब्दुल्ला जैसे नेता काम कर रहे हैं। और आप अगर थोड़ा सा समाजसेवी संगठनों की ओर जाएंगे तो कुछ लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, मतलब 15-15, 20-20 दोस्त मिलकर अपना एक छोटा सा हैशटैग चला के लोगों की मदद कर रहे थे। साइबर विशेषज्ञ जैन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया की पहुंच अभी भी सीमित है और इसे और बढ़ाने का समय आ गया है। जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हुए जो ऑनलाइन स्कूलिंग के हैं, वो ज्यादातर अर्बन सिटीज में उनका रीच है। उन लोगों के पास है जो टैबलेट्स वगैरह को अफोर्ड कर सकते हैं। हमें उनका भी ध्यान रखना है। 7% भारत के वो बच्चे जिनके पास शायद
उनके घर में टीवी भी नहीं है, ना रेडियो है, ना टैबलेट, तो बहुत दूर की बात है। सरकार ने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। सोशल मीडिया ने एक बहुत मजबूत संचार मंच के रूप में भी काम किया और कोविड-19 से संबंधित गलत सूचनाओं को दूर करने में भी मदद की। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से दीक्षा सक्सेना। कोविड से पीड़ित मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। इस टेली मेडिसिन सेवा देश में 50 लाख से अधिक मरीजों को अपनी सेवा का लाभ दे चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की सेवाएं 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही हैं और प्रतिदिन देश भर के करीब 40,000 मरीज इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सरकार कोविड टीके की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार और सक्रिय रूप से काम कर रही है। देश में अब तक करीब 18 करोड़ टीके लगाए गए। कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के बीच अंतराल 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया गया। देश में पिछले एक सप्ताह में संक्रमण दर में कमी आई है। रेलवे ने अब तक 7,000 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन देश भर में पहुंचाई। बिहार में लॉकडाउन 25 मई तक और महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कल आर्थिक मदद की 8वीं किस्त जारी करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 10 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को प्रदान की जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज किफायती और मध्यम आय वर्ग के आवासों की योजना के अंतर्गत पहली आवासीय परियोजना के खरीदारों को मकानों के स्वामित्व के कागजात सौंपे। मुंबई के रिवाली पार्क में ये आवासीय परियोजना देश की पहली परियोजना है जिसे किफायती और मध्यम आय वर्ग के आवासों की योजना स्वामिही फंड से सहायता उपलब्ध कराई गई है। वित्त मंत्री ने नवंबर 2019 में इस फंड की शुरुआत की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किफायती और मध्यम आय वर्ग की आवासीय परियोजनाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं ताकि मकानों के खरीदारों को राहत मिल सके। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने पत्रकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने के लिए आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन की आज शुरुआत की। श्री रमणा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तक आम लोगों की पहुंच महत्वपूर्ण है और सूचना प्रदान करने में मीडिया की अहम भूमिका है। उच्चतम न्यायालय में अदालती कार्यवाही का सजीव प्रसारण शुरू करने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोविड संक्रमण में सुधार होने तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदों के चुनाव कराना उचित नहीं होगा। आयोग ने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इस बीच आयोग ने व्यापक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आयोग के महासचिव के नेतृत्व में समिति गठित करने का फैसला किया है। ये समिति असम, बिहार, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में हाल की चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुभव से मिली सीख और खामियों की पहचान करेगी। संघ लोक सेवा आयोग ने 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन अब 10 अक्टूबर को किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज ईद उल फितर का त्यौहार धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को बधाई दी है। राज्य में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद मनाई जा रही है। कश्मीर घाटी में ईद उल फितर का त्योहार काफी सादगी से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने पवित्र रमजान के रोजों की समाप्ति के उपरांत अपनी प्रार्थनाओं को स्थानीय मस्जिदों में छोटी छोटी सभाएं बनाकर सामाजिक दूरियों और अन्य कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए अदा की। इस बीच पूरे कश्मीर घाटी में संपूर्ण लॉकडाउन देखने को मिला और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। सिर्फ मीडिया, सरकारी कर्मचारियों, आवश्यक सेवाएं, वैध पासेस के साथ और मेडिकल इमरजेंसीज की जरूरत पड़ने वाले लोगों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति दी गई। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। लद्दाख में आकाशवाणी लेह अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। हमारी संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। क्युंगयम गांव चंगतंग इलाके का छोटा सा गांव होने के बावजूद ये गांव खास है। फैला हुआ चंगतंग इलाके का ये पहला रेवेन्यू गांव है जो कि अब दुर्बुगांव न्योमा ब्लॉक बन चुका है। इस गांव के लोग समाचार या अन्य चहीता लद्दाखी प्रोग्राम सुनने के लिए हर वक्त रेडियो सुनना पसंद करते हैं। इस बारे में राशि पलदन ने हमें बताया। खबर भी सुनता हूँ, सारा प्रोग्राम मतलब रेडियो में जो भी हम खोल के दुनिया का तो सारा मिल जाए। फिर भी लद्दाख की प्रोग्राम सुनना बहुत जरूरत है क्योंकि इसमें बूढ़ा बूढ़ी बहुत बेपरी पढ़ा लिखा वाला काम है। तो ज्यादातर जो है लद्दाख की न्यूज सुनना, लद्दाख की प्रोग्राम है वो सुनता है, वो जरूरी है यहाँ, ताकि हमारे गाँव वालों को पता चल जाता है क्या होता है, क्या हो रहा है। अगर रेडियो नहीं सुनेगा तो फिर मुश्किल है। गाँव वासियों ने क्युंगयम जैसे गाँव जो दूर दराज और अंदर जाकर बसते हैं, उन्होंने अच्छे प्रोग्राम सुनने के लिए अच्छे रेडियो सिग्नल का अनुरोध किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ क्युंगयम गाँव से मैं दिस्क डोलमा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर है। वहीं न्यूजीलैंड दूसरे, इंग्लैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है। दक्षिण पूर्व अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर रविवार तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके कल सुबह तक लक्षद्वीप तक पहुंचने की संभावना है। शनिवार को इसके और गंभीर रूप लेने की आशंका है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर ये चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि ये और तेज होकर गुजरात और आसपास के पाकिस्तानी तटों की तरफ बढ़ सकता है। 18 मई की शाम तक इसके गुजरात तट तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लक्षद्वीप के लिए आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरल, तमिलनाडु के तटीय जिलों, कर्नाटक के तटीय जिलों, दक्षिणी कोंकण, गोवा और गुजरात में इसके कारण आने वाले दिनों में भारी वर्षा हो सकती है। 24 घंटे की अवधि में 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार कोविड टीके की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार और सक्रिय रूप से काम कर रही है। देश में अब तक करीब 18 करोड़ टीके लगाए गए। कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के बीच अंतराल 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया गया। देश में पिछले एक सप्ताह में संक्रमण दर में कमी आई है। रेलवे ने अब तक 7,000 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन देश भर में पहुंचाई। बिहार में लॉकडाउन 25 मई तक और महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल आर्थिक मदद की 8वीं किस्त जारी करेंगे और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 10 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।